हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भारत एमपीसीएस एकेडमी के चैनल पर। पीवाईक्यू जीएस की श्रृंखला में ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें अगली क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको ध्यान में ही है कि फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पैरेलल हम चला रहे हैं। मैं रामेंद्र मिश्रा हूँ और हम आपसे लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो हमने किया था फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया या भारत के प्राकृतिक प्रदेश। उन्हीं प्राकृतिक प्रदेशों में जो पहला टॉपिक है दैट इज हिमालय, जिसको हम नॉर्दर्न माउंटेन का पर्वत या द ग्रेट हिमालय आदि आदि अलग अलग नामों से जानते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा से पहले कुछ बहुत बेसिक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदुस्तान या इंडिया जहाँ पर है, लाखों वर्ष पहले वहां पर नहीं हुआ करता था। अफ्रीका के पास हुआ करता था। वो जो प्लेट है वो टेक्निकली मूव करके यूरेशिया से टकराई। उस टक्कर में वहां पर जो टेथिस सागर था उस वलन से फोल्ड से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। अब जब ये फोल्ड हुआ, टक्कर हुई, तो टक्कर एक बार में होकर खत्म नहीं हो गई। एक बार टकराया हिस्सा फिर वो जमीन पीछे की तरफ हटी। जैसा कि रिएक्शन होता है ना, फोर्स से हम जब टकराते हैं तो देखिए मेरा हाथ वापस गया नेचुरली, वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। पुनः टक्कर हुई, तो यानी कि जब टक्कर हुई तब वे फोल्ड माउंटेन एक रेंज बनी, वापस गया हिस्सा तो कुछ चौड़ाई बीच में आ गई। पुनः टक्कर हुई, एक और रेंज बनी। इस प्रकार जो पूरा हमारा हिमालय है उसमें हमको अलग अलग माउंटेन रेंजेज, पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। रेंज या श्रृंखला मतलब एक समय पर एक ही प्रकार से बनने वाले पहाड़, तो उसको एक रेंज कह देंगे हम। ठीक है सब माउंटेन ही एक टाइम पर एक ही टाइप की हैं, उसमें मटेरियल एक जैसा है, तो एक रेंज हो गया। दूसरे अलग समय पर बनी रेंज, वहीं पर भी कोई और भी हो सकता है पहाड़, बट वो अलग रेंज कहलाएगा। ठीक है। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, वहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, भूगर्भीय हलचल के कारण जो नए फोल्ड माउंटेन बने हैं, ध्यान रखिएगा, नवीन वलित पर्वत बने हैं, उसको हम हिमालय कहते हैं। अब ये जो हिमालय है पश्चिम में आज का जो पाकिस्तान है वहां से शुरू होकर के और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। ठीक है। मुख्य हिस्सा हालांकि जो आज का सिंधु नदी है, इंडस रिवर सिस्टम है, वहां से लेकर के और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तक है। ठीक है। एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कि पर्वत श्रृंखलाएं, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हैं। पहली बात पश्चिम पूर्व दिशा में, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसके बाद हिमालय का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये इंडिया में है। यहाँ पर हमको इंडस रिवर मिलेगी, सिंधु नदी मिलेगी, यहाँ पर हमको ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद का हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, जिसको हम हिंदू कुश माउंटेन वगैरह कहते हैं। और इसके पूर्व का हिस्सा म्यांमार में अराकान योमा पहाड़ियां कहलाता है। ठीक है। तो पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, एक बात। दूसरा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। इस धरती पर इससे ऊंचा कुछ नहीं है। आप जमीन पर खड़े होंगे तो हम नॉर्मली जमीन पर खड़े होते हैं, सबसे हाइट पर जो चीज है वो क्या है, हिमालय की माउंट एवरेस्ट। कितनी है ऊंचाई है उसकी, लगभग 9 किलोमीटर जमीन से। यानी जमीन के ऊपर एक दीवार खड़ी हुई है 9 किलोमीटर की, या एक मीनार खड़ी हुई है, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है। देयर वाज अ मीनारेट, देयर इज अ मीनारेट। फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं इंडिया में, तो लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यानी कि वेस्ट, एकदम वेस्ट कश्मीर और उसके ऊपर लद्दाख से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक ये 2500 किलोमीटर की चौड़ी है, लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, तो एवरेज चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में इसकी चौड़ाई बढ़ गई है कश्मीर के अंदर, जबकि ईस्ट की तरफ जाएंगे वहां पर इसकी चौड़ाई घट गई है। क्योंकि वेस्ट में टक्कर होने के बाद फिर वापस आया वो हिस्सा, वहां चौड़ाई बढ़ गई। नॉर्थ ईस्ट में टक्कर हुआ सेकेंड वाला और वहीं टिक गया वो, तो वहां पर चौड़ाई इसकी सीमित है। ठीक है। और इसके बाद तो ये इसकी
ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। यानी कि भारत के उत्तर में आप इस तरीके से मानिए कि एक 2500 किलोमीटर की लंबी दीवार खड़ी हुई है जो लगभग 250 किलोमीटर चौड़ी है और 6 से 8 किलोमीटर ऊंची है। और वो दीवार हमको बहुत सारी चीजों से हमारी रक्षा करती है। किन किन चीजों से? तो हिमालय के उत्तर में क्या है? मंगोलिया का ठंडा रेगिस्तान, और फिर साइबेरिया रशिया का, वहां से ठंडी हवाएं जो भारत में आती हैं उससे हमें कौन बचाता है? हिमालय बचाता है। भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के आक्रमण हुए, अटैक हुए। भारत के नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम उत्तर में सिकंदर से लेकर के और मुगल तक आए। बाद में यूरोपियंस समुद्री इलाकों से आए, लेकिन कभी भी किसी ने हमारे ऊपर उत्तर से अटैक नहीं किया, क्योंकि वहां पर हिमालय खड़ा हुआ था। ठीक है, तो हिमालय की बहुत सारी महत्ता है। मानसून के लेवल पर अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया के अंदर मानसून नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हवाएं जब अरब सागर से बढ़ती हैं इंडियन लैंड की तरफ, तो हिमालय उन हवाओं को रोकता है। वहां पर ठंडा मौसम होता है, वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण वो हवाएं बारिश करती हैं भारत में। ऐसे तमाम प्रकार की बेनिफिट जो हमको हिमालय से मिलते हैं वो हैं। टूरिज्म तो है ही, इकोलॉजी का बेनिफिट वो तो है ही, अलग अलग प्रकार का फ्लोरा फोना वो तो है ही। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस और खासियत मैंने आपको हिमालय की बताई है। कई बार क्या होता है कि प्रकृति से हमको बहुत कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जब तक हमको उसके लिए कोई कॉस्ट ना पे करना पड़े हम उसकी कीमत नहीं मानते। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हमको सब जगह ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन जब कोविड आया हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो हमको उसकी कीमत पता लग पाई। और ऐसा ही होने वाला है अगले 30-40 सालों के अंदर पानी को लेकर के। ठीक है, खैर बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस इमेज में आपको दो चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। नंबर एक, हिमालय का विस्तार कैसा है और कौन कौन सी पहाड़ियां भारत के अंदर हैं और किन किन राज्यों के अंदर हिमालय फैला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैप है। अगर ये आप इसको याद कर पाते हैं तो हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन, उससे जुड़े हुए तमाम तरह के प्रश्न आपका इन मैप से ही केवल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है ये पूरा हिमालय की पहाड़ी वाला हिस्सा है। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, और आगे हम बढ़ेंगे तो सिक्किम के अंदर हिमालय का फैलाव है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय का फैलाव है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हिमालय, मैं थोड़ा सा पेन को मोटा करता हूँ ताकि आप उस कल्पना को कर पाए जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम चलते हैं और फिर ये हिमालय यहाँ इस प्रकार मुड़ गया है। ठीक है, ये हिमालय यहाँ इस प्रकार मुड़ गया है। तो ये जो मुड़ाव वाला क्षेत्र है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, हिमालय की पहाड़ियां हैं, इनको हम पूर्वी पहाड़ियां, ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। इसी प्रकार कुछ और भी पहाड़ियां हैं जो हिमालय की पहाड़ियां हैं लेकिन भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं। वो आपको इसलिए पता होना चाहिए, बहुत बार तुलनात्मक प्रश्न आ जाता है, हालांकि उस पर हम डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको वेस्टर्न घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमको सतपुड़ा दिखाई दे रही है, ये विंध्य माउंटेन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको अरावली पहाड़ियां दिखाई दे रही है। जहां जहां पर मैंने ये लाइनें खींची हैं वो अलग अलग पहाड़ियां हैं, ये इसी का विस्तार है, ये इसी का विस्तार है सतपुड़ा का ही। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रमुख तमाम प्रकार की पहाड़ियां हमको भारत के अंदर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जो हिमालय के प्रमुख राज्य हैं जो मैंने अभी बता ही दिए हैं, वो प्रमुख इसके राज्य हो गई हैं। असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी, यहाँ पर आसाम में आपको दिख रहा होगा गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के अंदर, और उसके ऊपर मिकिर पहाड़ियां हैं, ये भी हिमालय का ही भाग है। हालांकि गारो, खासी, जयंतिया जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इससे यहाँ पर निकली हुई पहाड़ी है, तो ओरिजिन उनका हिमालय के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इस हिस्से का ही वो एक भाग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात। चलिए, अब ये जो हिमालय है अध्ययन के लिए इसको हमने कुछ नाम दिए हैं क्योंकि अलग अलग श्रृंखलाओं में है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन जो आपको आपके सामने विजिबल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है ये है मुख्य हिमालय,
जो सबसे पहली बार टक्कर होने पर बना, लेकिन इसके बनने से पहले भी वहां पर उस जमीन पर कुछ पहाड़ियां थी, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पार की पहाड़ियां। इसमें कुछ नाम आप सुनेंगे, काराकोरम की पहाड़ियां, लद्दाख की पहाड़ियां, जास्कर की पहाड़ियां और कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, द अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी का जो घर कहलाता है कैलाश। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ये आ गया द ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसी को हम बृहद हिमालय, हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। जब ये पहली टक्कर हुई और उसके बाद जब पीछे हटा, तो वहां पर अलग अलग छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ। ये पूरी एक कंटिन्यूअस दीवार के फॉर्म में दिखाई दे रही है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। जो छोटी छोटी ये पहाड़ियां बनी, इसको हम कहते हैं लघु हिमालय या मिड हिमालय। और उसके बाद सबसे अंत में जो पहाड़ियां बनी, उसको हम कहते हैं आउटर हिमालय या सब हिमालय या शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप सहज रूप से देख पा रहे हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, जो आज का लद्दाख तिब्बत वाला इलाका है, जो हिमालय के बनने से पहले हुआ करता था। इसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पहाड़ियां आदि हैं। उसके बाद मेन हिमालय है, जिसको हम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय कहते हैं। फिर हमको मिलेगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसके अंदर पीर पंजाल, इस प्रकार की तमाम तरह की श्रेणियां हमको मिलती हैं। और सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय या उप हिमालय। ठीक है, ये इसका डिवीजन नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यानी पूरा हिंदुस्तान कहाँ रहता है, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय के दक्षिण में रहता है। ठीक है, और शेष हिमालय पर रहता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड वैल्यू। दो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, एक में कथन है, स्टेटमेंट है, दूसरे में कारण है। क्या दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, आदि आदि। ये प्रश्न का प्रकार बहुत कॉमन है, आप सब इसको जानते होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ऑल रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल। पेरिनियल नदियां वो होती हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है, इन्हीं को हम 12 मासी नदियां भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो मौसमी नदियां होती हैं, मानसून होगा, बारिश होगी तो उसमें पानी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सूख जाती हैं, फिर दोबारा से पानी आएगा तो दोबारा से बहने लग जाएंगी। जबकि हिमालय से सब नदियां जो निकलती हैं वो दे आर द पेरिनियल रिवर्स। यस, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन क्या, कारण क्या कह रहा है, रीजन इज सेइंग द हिमालय रिसीव द मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। गलत। ठीक है, नहीं, ये सही है, पर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यानी कि वहां जो नदियां हैं उनमें लगातार जो पानी है उसका बारिश से कोई संबंध नहीं है। अगर बारिश हिंदुस्तान में नहीं होंगे तब भी गंगा जी में पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पानी कहाँ से मिल रहा है, हिमालय के अंदर बहुत सारे बने हुए ग्लेशियर से, हिमालयों से। गंगा जी, यमुना जी और तमाम तरह की नदियां, इंडस रिवर सिस्टम हो गया पूरा। ठीक है, जितनी भी नदियां उत्तर से हिमालय से निकल करके हिंदुस्तान में प्रवेश कर रही है, कहीं भी जा रही हैं आसपास, ब्रह्मपुत्र, वो सब अपने पानी के लिए बारिश पर डिपेंड नहीं है। वहां पर ग्लेशियर है, दर्जनों किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाले ग्लेशियर, जिसमें हजारों लाखों टन बर्फ या ग्लेशियर का डिपॉजिट वहां पर है। वो मेल्ट होता है और उससे उनको पानी प्राप्त होता रहता है। फिर बर्फबारी होती है, नए ग्लेशियर बनते रहते हैं और इस प्रकार पानी उनको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो गया, बी। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सही है। हमारे पास जो बारिश हो रही है वो तो मानसून से ही रही है, लेकिन उसके कारण वहां नदियां उस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी जो कारण है वो ए से कोई संबंध उसका नहीं है। ये हमारा प्रश्न कह रहा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आप बहुत खूबसूरत तस्वीर और बहुत पवित्र तस्वीर देख रही हैं, इसको हम कहते हैं गौमुख। यही वो जगह है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और ये आपको चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिख रही हैं, ये सब ग्लेशियर हैं। यानी कि ये बर्फ यहाँ पर हजारों वर्षों से जमा है। इसमें आपको जो लोग खड़े हैं चींटियों की तरह दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है,
तो ये गोमुख है जहां से गंगा जी निकलती हैं। लगातार ये बर्फ मेल्ट होती रहती है और गंगा जी को पानी मिलता रहता है। ठीक है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि इसके पिघलने की जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। यानी कि जो पहले 5-10 सालों के अंदर ग्लेशियर पिघलता था वो 6-6 महीने के अंदर पिघल जा रहा है। दूसरा, आप यहाँ पर ब्लैक ब्लैक चीजें देख पा रहे होंगे, ये हमारे द्वारा बनाया गया पॉल्यूशन है। वहां पर जो कार्बन पहुंचता है तो वो उसको बर्फ पकड़ लेती है। ठीक है। जबकि आज से 20, 25, 30 साल पहले यहाँ पर इस प्रकार के रंग हमको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे। यानी ग्लेशियर भी पॉल्यूट होना शुरू हो गया। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हम यहाँ से वहां जाएंगे तो पानी की बोतल लेके जाएंगे, चिप्स का पैकेट लेकर के जाएंगे, वही छोड़ करके आ जाएंगे। ठीक है। तो वो अल्टीमेटली वो नुकसान कर रहा है, वो तापमान को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इस प्रकार इन ग्लेशियर्स से नदियों को जल मिलता है और इन ग्लेशियर का लोग दर्शन करने जाते हैं वहां पर, बाकी सब चीजें। यहाँ पर जो निकलता है पानी, ये अत्यधिक ठंडा पानी होता है। ठीक है। और बहुत अलग तरह का माहौल यहाँ पर होता है जिन लोगों ने दर्शन किए हैं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी अगेन प्रश्न का प्रकार सेम है। ठीक है। अब आपको ये प्रश्न पहले जैसा लग रहा होगा, जबकि एक्चुअली पहले जैसा प्रश्न बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट भी आपको सेम लग रही है। ठीक है। लेकिन प्रश्न एकदम बदला हुआ है, यानी दो प्रश्न एक जैसे दिख रहे हैं पर अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट सेम है, नदियां पेरेनियल, यस इट्स ट्रू, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा क्या कह रहा है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। अब ये इसका आंसर एकदम बदल जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, यस इट्स ट्रू। जबकि पिछले प्रश्न में सेम क्वेश्चन होते हुए भी क्या था, ए और आर दोनों सही है, ए की पुष्टि नहीं करता था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो गया, ये वाला। क्लियर। चलिए, दोनों जो प्रश्न है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी को होगी, बहुत ध्यान से आप दोनों प्रश्नों को पढ़ लेंगे। एक जैसे प्रश्न है, लगभग समान दिख रहे हैं, पर दोनों का उत्तर अलग अलग है, केवल 2-3 शब्दों के बदलने के कारण। ठीक है। एक प्रश्न RAS राजस्थान PCS का है, जबकि जो दूसरा प्रश्न हमको दिख रहा था वो कहाँ का है भाई, वो UP PCS का मेंस का प्रश्न है। ठीक है। चलिए, अब इन दोनों प्रश्नों के बाद जो मैंने तस्वीर लगाई है, इसके पीछे लगाने का कारण क्या है, मैं आपको हिमालय के ग्लेशियर दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको जो दिख रहे हैं ये हिमालय के ग्लेशियर्स है। ये एरियल फोटो है, यानी कि ऑब्वियसली बात है, हवा में खींची गई फोटो है। तो यहाँ जगह जगह आपको हिमालय के ग्लेशियर, ये बर्फ है, पहाड़ों के ऊपर हजारों हजार टन बर्फ है। दुख की बात क्या है कि इसमें बहुत तेजी से मेल्टिंग हो रहा है, पिघलाव हो रहा है। ये जो बीच में आपको हिस्सा दिख रहा होगा बहता हुआ सा, इसको हम कहते हैं हिम नदी। ठीक है। यानी कि ग्लेशियल रिवर, बर्फ भी मूव करता है धीरे धीरे, ग्लेशियर भी मूव करते हैं, ये आपको नदी जैसा दिख रहा होगा। ठीक है। और जो ये पिक्चर दिखा रही है, ये बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे ग्लेशियर्स को दिखाती है। जो एकदम व्हाइट है, इसका मतलब वहां पर मेल्टिंग प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। जहां पर कलर इसका ऐसा बदलने लग गया है, यानी वहां का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, वहां पर मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, बहुत तेजी से पिघल रहा है। तो अगर तेजी से पिघलेगा तो अभी जो हम प्रश्न कह रहे हैं कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, वो नहीं रह जाएंगी भाई बारहमासी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल रिंग रेंजेस, द ओल्डेस्ट ऑफ विच इज। यानी कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। यानी कि जो हिमालय बना है उसमें 4 ऐसे अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है। तो सबसे ओल्ड कौन सी है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे पहले बनी वो सबसे ओल्ड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कौन सी बनी है, बृहत हिमालय, द ग्रेट हिमालय। आंसर क्या हो जाएगा इसका, द ग्रेट हिमालय। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर को। ठीक है। तो इसमें ये जो यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है। फिर ये जो लगातार एक दीवार दिख रही है आपको, ये हमारा बृहद हिमालय है। उसके बाद ये दूसरी रेंज है मिड हिमालय, और सबसे लास्ट में शिवालिक या आउटर हिमालय है। ठीक है। तो सबसे पुरानी इसमें कौन सी है, बृहद हिमालय। इसको हिमालय नहीं कहते, ये हिमालय से पहले की पहाड़ी है, इसलिए ये ऑप्शन में भी नहीं था हमारे। ठीक है। अब जो बाकी है वो इसके बाद बनी है।
यहाँ पर केवल जानकारी के लिए तकनीकी शब्द भी दे दिए हैं, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पहले और बाद में कौन बना है, बस इतनी सी बात है। मोटा मोटा अगर आपको तब भी कहना हो तो जो हमारा हिमालय है ये कब बना है, 25 से 40 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले। और इसको भी सबसे नया पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, हिमालय सब इतना पुराना है तब भी वो नया पर्वत है अभी धरती के हिसाब से। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the Himalayan mountain ranges did not exist, what would have been the most likely geographical impact on India? यानी कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत पर क्या क्या प्रभाव होते, कैसे कैसे प्रभाव होते। आप सबके सामने ऑप्शन है। थॉटफुल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने शुरू में थोड़ा बहुत बताया भी था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ प्रश्न है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, ज्योग्राफी के लिए कम से कम आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, करंट पढ़िए। आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है, सीधा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वहां से लिया हुआ प्रश्न है। प्रॉपर एक पैराग्राफ वहां पर हिमालय के महत्व के ऊपर दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वहां से लिया गया प्रश्न है, क्या क्या हमको नुकसान होता। नंबर 1, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वुड हैव एक्सपीरियंस कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, यानी साइबेरिया जो रशिया में एक जगह है, वहां से आने वाली ठंडी हवाओं को हमें झेलना पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर हिमालय नहीं होता तो जो सिचुएशन कश्मीर में होती है वो दिल्ली और ग्वालियर के अंदर होती, यानी यहाँ पर भयंकर ठंड पड़ रही होती। ठीक है, तो इट्स ट्रू, यस। द इंडस गंगा प्लेन वुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो क्या स्टेटमेंट कह रही है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। यस, ये भी सही है, क्योंकि हिमालय है, उससे नदियां निकल रही हैं। जब वो नदियां हजारों किलोमीटर बहती हैं तो लगातार पहाड़ों को काट काट करके उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर रही है, और वो मिट्टी आकर के जिस जगह पर जम गई है उससे बना है उत्तर का मैदान। तो अगर हिमालय नहीं होता तो ये नदियां नहीं होती, तो ये मिट्टी भी आकर के नहीं जमती। और जितने उत्तर भारत के बड़े शहर आप जान रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जगह ही यहाँ पर नहीं होती। ये गड्ढा होता है, यहाँ रहने लायक जगह ही नहीं होती। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो अभी पैटर्न है हमारा मानसून का, साउथ वेस्ट मानसून, ये डिफरेंट होता। यस, इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि तब हवाओं के चलने की दिशा अलग हो जाती, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर जो बनता है हिमालय और तिब्बत पर वो अलग हो जाता। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आंसर शुड बी डी, उत्तर डी होगा, बिल्कुल ठीक बात। केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने नदियों वाला विषय दिखाया है। ये सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है जो हिमालय के अंदर है। आप हिमालय की पहाड़ियों का अंदाजा लगाइए। हिमालय इतना विस्तृत है कि अभी तक उसको प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पाया गया है। हमारे पास उसका मैप है, लेकिन सबको लोगों ने नहीं देखा है जाकर के अब तक, इतना विस्तृत है। तो उसके अंदर ये हजारों फुट ऊपर से खींची गई एक नदी की तस्वीर है, और ऐसी सैकड़ों नदियां, बड़ी नदियां निकलती हैं हिमालय से। छोटी छोटी नदियां तो हजारों की संख्या में हैं। ठीक है, तो ये सब नदियां दुनिया की लगभग 1/4 आबादी को पानी पिला रही हैं। 1.5 अरब लोग हिंदुस्तान के हो गए, 30 करोड़ लोग पाकिस्तान के हो गए, 20 करोड़ लोग बांग्लादेश के हो गए। ये सीधे सीधे फायदा ले रही हैं। पूरा तिब्बत हो गया, और इसके अलावा और इनके तमाम पड़ोसी इलाके। ठीक है, तो इसका उत्तर डी हो गया। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एलुवियल सॉइल मैंने बताया है जलोढ़ मृदा, यानी कि नदी के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी, उसको हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कहते हैं। और उसके जमाव से जो बनता है उसको हम प्लेन या मैदान कहते हैं। और तो और, अगर ये मैदान नहीं होता तो जो हम खेती कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। हमको सहज रूप से जो अनाज मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाता। ठीक है, यहाँ पे 2 और शब्द हैं, अपर्दन और निक्षेपण। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे, अपर्दन मीन्स इरोजन, यानी कि नदियों द्वारा पत्थरों का, मिट्टी का कटाव। ठीक है, दूसरा है निक्षेपण, दैट मीन्स डिपोजिशन। जब नदियां जो बहा करके लाती हैं तो एक समय के बाद उसको डिपोज कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, डिपोजिशन।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया इज नोन एज, यानी कि पूरा हिमालय है, ठीक है, ये जो हमारे उत्तर हिमालय है इसके साथ यहाँ पर जो मैदान फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तराई, धूली, खादर, भाबर। इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको, उसके लिए मुझे इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इंग्लिश का ही प्रश्न है, हालांकि बड़ी उम्मीद है कि आपको बहुत बेसिक फैक्ट है या आता होना चाहिए, लेकिन तब भी समझ लीजिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसा मान लीजिए। ऊपर हिमालय का पहाड़ है, जब नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, तो हिमालय के पहाड़ के ठीक नीचे क्या होता है, वहां पर हमको अलग अलग प्रकार के बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नदियां हिमालय से जब नीचे आई, जैसे ही फुट हिल्स पर, गिरिपाद पर आई, उसके बाद जो अलग अलग पत्थर थे जिनको हम बोल्डर कहते हैं, ठीक है, उनको भी इन नदियों ने काटा है, बहाकर लाई है। तो अब क्या हो जाता है, नदियां इन पत्थरों के बीच से बहने लगती है, यानी नदी का कोई विशाल स्वरूप नहीं दिखाई देता हमको, कोई बहुत बड़ी धारा दिखाई नहीं देती है। नदियां छोटी छोटी स्ट्रीम्स में धीरे धीरे कलकल करती हुई इन पत्थरों के बीच से आगे बहती रहती है। लेकिन पत्थरों वाला इलाका खत्म होता है तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके ठीक बाद तुरंत वहां पर हमको रेतीला क्षेत्र मिलेगा, दलदली क्षेत्र मिलेगा। जब ये नदियां वहां पर पहुंचती हैं तो एकदम से प्रकट हो जाती है, यानी प्रकट मतलब क्या हो गया, पहले जो रिवर नहीं दिख रही थी यहाँ पर आगे उसका बड़ा रूप दिखने लग जाता है हमको, इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया भाबर रीजन, यानी कि ठीक पहाड़ के बाद का इलाका। उसके बाद इलाका हो गया क्या, तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होगा, हमको दलदल मिलेगा बड़ी मात्रा में, क्योंकि दलदली क्षेत्र होगा, यानी वहां मिट्टी भी है और वहां पर पानी भी है, तो वहां पर बहुत घनी वनस्पति वगैरह होंगी। और उसके बाद फिर नदियां आगे बढ़ती हैं, बीच की नदी में जो होता है वहां पर खादर मैदान होता है, उसके बाहर बांगर मैदान होता है, ठीक है। यानी कोई अगर नदी इस प्रकार बह रही है तो नदी की धारा के पास जो हमको मैदान मिलेगा वो खादर मिलेगा, जबकि नदी की धारा से दूर बाहर जो मैदान मिलेगा इसको हम पुराना खादर या बांगर भी कह देते हैं, ठीक है। सो नाउ द आंसर इज, क्या हो गया आंसर, भाबर हो गया आंसर। फुट हिल्स गिरिपाद के ठीक साथ में जो फैला हुआ मैदान होता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद यानी फुटहिल क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच समतल मैदान को भाबर कहते हैं, ठीक है। ये एकदम प्लेन स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी आगे आने वाली फोटोज में। The next question is the mountainous region of the Himalaya is, यानी हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है, ठीक है एकदम। अब फुट हिल्स शब्द का मतलब समझ लीजिए, यानी कि जहां पर पहाड़ खत्म होता है तो वो पहाड़ के पैर हो गए, फुट हिल्स हो गए। तो वहां पर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात है अरावली का कोई संबंध नहीं है इससे, ठीक है। बृहत हिमालय तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, क्योंकि हिमालय की ही बात की जा रही है। ट्रांस हिमालय तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हिमालय के उस पार है, ऑप्शन क्या रह गया, शिवालिक, ठीक है। तो फुटहिल्स, शिवालिक को हिमालय की फुटहिल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हिमालय पहाड़ खत्म होता है और फिर मैदानों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक इज नॉन एज द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, उसको हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश या गिरिपद भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको, ये शिवालिक दिख रहा है। अब कोई अगर पूछे कि हिमालय के सबसे साउथ में क्या है, कौन सा हिस्सा हिमालय का, तो शिवालिक है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही प्रश्न कोई पूछे कि जो उत्तर के मैदान है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के बाद यहाँ पर क्या है, ये उत्तर का मैदान है, तो उत्तर के मैदान के उत्तर में क्या है, तो शिवालिक है, ठीक है। तो विकल्प वहां पर क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से बहुत ध्यान से अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। 90% ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसी प्रश्न के अंदर छुपा होता है, केवल ध्यान से पढ़ने वाली बात होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिवालिक हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, शिवालिक किसका भाग है, हिमालय का भाग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ऑप्शन दिया हुआ है अरावली, जैसे ही किसी और प्रकार की माउंटेन रेंज का नाम आए तुरंत उसको कट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि
वो तो हिमालय से संबंधी नहीं है, अरावली हिमालय से संबंधित नहीं है, अरावली तो राजस्थान के अंदर है, पश्चिमी घाट का कोई संबंध नहीं है हिमालय से, सतपुड़ा मध्य भारत के अंदर है। क्या बचा रह गया? हिमालय। तो शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, जो भी हमने पिछले मैप में भी देखा। तो आपको जो हिमालय उत्तर से दक्षिण में फैला है, इसको याद रखना है, बार बार इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर 90% क्वेश्चन एक ही फैक्ट को घुमा फिरा करके बना रहे हैं। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इस मानचित्र के माध्यम से। यहाँ पर आपको ये शिवालिक दिखाई दे रहा है, शिवालिक के ऊपर यहाँ पर क्या हो गया? मध्य हिमालय, और फिर हो गया ग्रेट हिमालय, एक पूरी दीवार हो गई। ठीक है, तो सबसे उत्तर में ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और सबसे अंत में शिवालिक। ग्रेट हिमालय को ही, शिवालिक को हम बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हिमालय खत्म हो जाता है। जबकि ग्रेट हिमालय को हम इनर हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्रम को अगर आप याद रखेंगे तो किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। यानी हिमालय नॉर्थ से लेके साउथ तक किस प्रकार फैला है, इस क्रम को बस याद रखना है। ठीक है, पहला क्रम हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा क्रम हो गया ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, तीसरा हो गया मिड हिमालय, और चौथा हो गया शिवालिक या आउटर हिमालय। ठीक है, मिड हिमालय ग्रेट और शिवालिक के बीच में। हम सामान्यतः, आप जब पहाड़ों पर, पर्वतों पर जाते होंगे, घूमने जा रहे हैं, आप शिमला कह लीजिए, मसूरी कह लीजिए, कोई भी XYZ और इलाका कह लीजिए, 99% केसेज में लोग कहाँ घूमने जाते हैं? शिवालिक या मिड हिमालय घूमने जाते हैं। क्योंकि जो ग्रेट हिमालय है वो बहुत ही ज्यादा कठिन ज्योग्राफी वाला इलाका है, तो तापमान बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर है? सतह क्रस्ट के पास ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो हम जितने भी हम हिल्स का नाम सुनते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है, या जितने भी हम हिल स्टेशंस का नाम सुनते हैं, तो वो सब शिवालिक के उत्तर में और मध्य हिमालय पर या मध्य हिमालय के दक्षिण में बसे हुए। और जैसे ही आप कोई भी एक रेंज पार करके दूसरी रेंज के उस तरफ जाएंगे, आपको ज्योग्राफी एकदम अलग मिल जाएगी, वहाँ के जंगल बदल जाएंगे, वहाँ का तापमान बदल जाएगा, एक झटके में आपको तापमान का फर्क दिखाई देगा, खान पान बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है, हाइट के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाती है। चलिए, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के बारे में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये तथ्य कि बार बार अलग अलग पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कह रहा है? द शिवालिक रेंज वाज फॉर्म्ड इन, शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? अब आपको ये तो पता है कि जो हिमालय माउंटेन है उसमें सबसे नया बना पहाड़ कौन सा है? वो शिवालिक है। पर शिवालिक बना कब है? यहाँ पर 4 अलग अलग एराज दिए हुए हैं, पहले आप इन एराज को समझ लीजिए, आपको उत्तर समझना आसान हो जाएगा। जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पृथ्वी की एज की तस्वीर है। यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, ऊपर हम बढ़ रहे हैं, और ये है 2026। ठीक है, अब शुरुआत में बहुत लंबे समय तक आपको ये पता है कि धरती जो है फॉर्मेशन आज से 6 अरब वर्ष पूर्व हमारे धरती का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। 4 बिलियन ईयर्स अगो प्रॉपर वो स्ट्रक्चर उसका बन गया। ठीक है, तो उसको हम हैडियन एरा कहते हैं, जब धरती का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वो अपने आप में एक अलग थ्योरी है। उसके बाद अगला फेज आता है आर्कियन एरा। मैंने आपको इससे पिछली क्लास से बताया था आर्कियन फेज में कैसे जो सबसे प्राचीन हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली आदि का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अगला एरा कौन सा आ गया? आर्कियन एरा। बहुत लंबा समय, लगभग 1.5 अरब वर्षों तक ये पूरा फेज चला। इस दौरान धरती पर केवल जीवन की शुरुआत हुई थी, कोई मनुष्य नहीं था, किसी भी प्रकार के जीव और भी नहीं थे। बहुत यहाँ पर क्या आया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाला जीव आया। ठीक है, अमीबा वगैरह लिखा हो। अब ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जीवों का निर्माण शुरू होता है। तो आर्कियन के बाद अगला एरा है प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। कुछ ऐसे जीव बने हैं जो पानी में थोड़ा सा और 1 सेल से 2 सेल वाले जीव बन गई हैं, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई। तीसरा एरा है पैलियोजोइक एरा, 541 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है,
केवल 5.5 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा है। फिर है मेसोजोइक एरा। अब जो पैलियोजोइक था इसमें क्या हो गया, तो उसमें आप देख पा रहे हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ गए जो रेंग सकते हैं। इसी एरा के लास्ट में क्या है, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे बनने शुरू हुए हैं। उसके बाद आता है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के अंदर धरती हमारी बड़े बड़े जीवों का घर बन गई थी, बड़े डायनासोर्स, वी फाउंड द बिग डायनासोर्स। इसी में आप देख पा रहे हैं एक जुरासिक फेज है। और फिर इसके बाद आता है सेनोजोइक एरा। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण कब हुआ है भाई, हिमालय का निर्माण हुआ है सेनोजोइक एरा में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अभी। ठीक है, 5.5 ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का सारा इलाका है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी कब हुआ है, तो उसके अंदर आप देख पा रही हैं एक फेज है जिसको हम कहते हैं प्लायोसीन फेज। इसमें अलग अलग फेजेज है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। ठीक है, अभी आप देखेंगे मनुष्य कब आया है इसमें, तो भैया मनुष्य बहुत पुराना नहीं है इस धरती के लिए, कुछ लाख वर्ष पहले ही हम आए हैं। 4 अरब वर्ष की धरती है हमारी, उस पर मनुष्य कब से है, केवल कुछ लाख सालों से है, करोड़ भी नहीं कह रहा हूं मैं। और इन कुछ लाख सालों में हमने उत्पाद पचा करके रख दिया धरती के ऊपर, तहस नहस कर डाला इस धरती को। ठीक है, खैर ठीक है, तो शिवालिक कब बना है, तो शिवालिक बना है सेनोजोइक एरा में। ध्यान रखिएगा, सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक है, ये 3 है। पैलियो मतलब पुराना, मेसो मतलब मध्य, सेनो मतलब नया। इससे पहले जो है वो कैम्ब्रियन फेज कहलाता है। धरती पर कुछ नहीं था, केवल समुद्र के अंदर 2 कोशिका वाले जीव पानी में हुए थे बस। ठीक है, और कुछ नहीं था। इसके बाद ही सारा विकास होना शुरू हुआ है। इसीलिए इससे पहले जो कुछ भी हमको मिलता है उसमें कोई फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जब हम कोयले की बात कर रहे थे, है ना, हम गोंडवाना लाने की बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था उसका निर्माण इस फेज में हुआ है, इस फेज में हुआ है, इसलिए उसके अंदर हमको जीवाश्म फॉसिल्स मिलते हैं। जबकि जो भी कैम्ब्रियन से पहले बना है उसके अंदर हमको फॉसिल्स वगैरह ना के बराबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, द कुमाऊं हिमालयाज आर सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अब कुमाऊं हिमालय नया शब्द सुन लिया होगा आप लोगों ने, कुमाऊं हिमालय क्या। तो जिस तरीके से हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण के क्रम में बांटा है 4 भागों में, ठीक इसी प्रकार हिमालय को पश्चिम से पूर्व कह लीजिए या पूर्व से पश्चिम कह लीजिए, नदियों के द्वारा भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हिमालय का नदियों के आधार पर किया गया डिवीजन है, या इसी को हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इस विभाजन का आधार क्या है, नदियां एक बात, और ये विभाजन पश्चिम से पूर्व के क्रम में 2 बार। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। इसके जो बीच का इलाका है उसको हम क्या कह देते हैं, पंजाब हिमालय। तो आज का पंजाब, हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, थोड़ा बहुत कश्मीर का हिस्सा हो गया, और जो कश्मीर वाला हिमालय है वो सब इसके अंतर्गत आता है। इसी को कई बार कश्मीर हिमालय भी कह दिया जाता है, कश्मीर भी इसी के अंदर है इसलिए। ठीक है, तो कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इस सब में फैली हुई पहाड़ियों को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। उसके बाद सिंधु नदी से लेकर के, यहाँ पे आपको सिंधु नदी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंधु नदी से लेकर के और काली नदी तक का जो इलाका है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, मैं यहाँ पे कलर बदल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्षेत्र है जो मैंने अभी ऑरेंज कलर किया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। इसके अंदर नेपाल, उत्तराखंड, ये सारा इलाका आता है। बेसिकली जो हमारा उत्तराखंड का कुमाऊं वाला है, ये क्षेत्र छोटा है लेकिन सर्वाधिक हिमालय की ऊंचाई यहीं पर और नेपाल में ही पाई जाती है, तो ये कुमाऊं हिमालय हो गया। ठीक है, जितने खूबसूरत दृश्य सबसे अच्छे हिमालय के हम देखते हैं वो हमको या तो कुमाऊं हिमालय में मिलेंगे या फिर कश्मीर में जाके मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद काली नदी से लेकर के और तिस्ता नदी तक, ये जो बीच का इलाका है जिसका कलर मैंने कुछ और कर दिया है, काली से तिस्ता तक, जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल का है। तिस्ता नदी सिक्किम के ठीक बीच से बहती हुई जा रही है और पश्चिम बंगाल में जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, तो ये नेपाल हिमालय हो गया। और चौथा, तिस्ता से लेकर के
और ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो इलाका है उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। तो 4 डिवीजन हो गए, ठीक है। पहला कश्मीर या पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच में। दूसरा कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच में। इसी में भारत के 2 प्रमुख नदियां आती हैं। काली नदी नेपाल पर बहती है और भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। उसी को लेकर के पीछे विवाद भी हुआ था, सीमा विवाद, ठीक है। फिर काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। इसके अंदर लगभग पूरा नेपाल आता है। तमाम नदियां नेपाल से बह करके उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती हैं, उनको जल भी पिलाती हैं और गलत काम करने पर गुस्सा होकर के बाढ़ भी लाती हैं, ठीक है। और सबसे अंत में हो गया आसाम हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। तो ये हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है या नदियों के आधार पर किया गया डिवीजन है जो पश्चिम से पूर्व में है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न क्या था, कुमाऊं हिमालय किसके बीच है? तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच है, ठीक है। और सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है भाई? अभी हमने बताया पंजाब या कश्मीर हिमालय। काली और तिस्ता के बीच कौन है? नेपाल हिमालय। तिस्ता ब्रह्मपुत्रा के बीच कौन है? तो असम हिमालय, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भाबर रीजन लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ, यानी भाबर क्षेत्र किस चीज का उदाहरण है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि शिवालिक के बाद यानी हिमालय के बाद जो हमको फैला हुआ मैदान मिलता है उसको हम भाबर कहते हैं, जहां पर हमको बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, नदियां उसके बीच से बहती हैं, ठीक है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है किसका? गिरिपद, पिडमॉन्ट या फुटहिल्स का, ठीक है। आंसर शुड विल बी सी। किसका उदाहरण है भाई? ये पिडमॉन्ट या गिरिपद का, यानी कि यहाँ से पहाड़ खत्म हो गया और पहाड़ के पैर फुटहिल्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब नदी बहती है पहाड़ के ऊपर तो वहां पर तो कुछ इकट्ठा ही नहीं होने पाता, सब कुछ बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, ठीक है। पहाड़ के ऊपर नदी तो धाराओं के रूप में बहती है, पतली पतली धाराओं के रूप में, क्योंकि ऊपर से नीचे बह रही है नदी। जब पहाड़ जहाँ खत्म होगा वहां पर ढाल क्या हो जाएगी? स्लोप क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब नदी क्या करेगी? जैसी पहाड़ से नीचे आई तो वहां पर जो भारी चीज है जो उसको जिसको बहाकर ला रही थी वहां छोड़ देगी वो, क्योंकि अब ढाल कम हो गई है और हल्की चीजों को लेकर के आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। ये आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, अब आप देखिए यहाँ पर भी बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, लेकिन यहाँ बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर है, नदी इसके बीच से धीरे 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 बहेगी, हल्की हल्की नदी बहेगी, ठीक है। जैसे ही इससे आगे जाएगी तो तराई रीजन शुरू हो जाएगा और तराई रीजन में दलदली क्षेत्र आ जाएगा। और जब प्रॉपर मैदान में आती नदी तो ये नदी विशाल रूप धारण कर लेती है। गंगा जी देखा होगा आप लोगों ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, किस प्रकार इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां देखो वहां जल जल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वही नदी है जो वहां पर इतना विशाल हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि नदी पहाड़ से नीचे उतरी है बिल्कुल, अभी ये पत्थर कभी नदियां बहा करके लेके जा रही थी अपने साथ, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ढलान कम हुई है, क्योंकि वो ऊंचाई से बहते हुए अब उसको सपाट बहना पड़ रहा है, इन पत्थरों को यहीं पर छोड़ती जाती है, ठीक है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी, एक एक करके नदियां अपने साथ जो चीजें उसमें काटी पीटी थी, इकट्ठी की थी, वो छोड़ती हुई चली जाएंगी। द थिंग्स एरोडेड बाय द रिवर्स, स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज थिंग्स इज डिपोज्ड बाय द रिवर। और इसी डिपोजिशन से, निक्षेपण से अलग अलग प्रकार की रिलीफ स्थलाकृतियां बनती हैं। यहाँ भाबर बना है, इसके बाद और जब नीचे जाएंगे तो तराई क्षेत्र बनेगा, और नीचे जाएंगे तो खादर और बांगर बनेगा। और जब नदी का ढलान एकदम खत्म हो जाता है, जब नदी पहुंच जाती है समंदर के पास, वहां नदी बनाती है डेल्टा। सब कुछ वहीं पर छोड़ करके नदी किससे मिल जाती है? समुद्र से मिल जाती है। एंड द रिवर बिकेम द पार्ट ऑफ द सी, ठीक है। तो इस प्रकार अभी हमने यहाँ पर हिमालय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया है। आई होप आप इसको 9th क्लास की ज्योग्राफी या 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हिमालय के बहुत सारे डायमेंशन है पढ़ने के, कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। होप आपको ये सहयोगी हो रहे होंगे प्रश्न। अभी ये 2 विषयों का लगातार PYQ चल रहा है, डेली आपको क्लासेस इसके लिए मिल रही हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे सब विषयों के प्रश्न हम यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, बने रहिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो बाकी के लिए भी होंगे, तो उसको शेयर कर दीजिए। किसी तरह की समस्या आ रही है तैयारी के अंदर तो आप यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इसमें किसी पर भी आप व्हाट्सएप कर सकती हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।